हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में हमारे पास तीन प्रॉपर्टी आते हैं। एक होता है हमारे पास एसिड वैल्यू, दूसरा होता है हमारे पास सल्फोनिफिकेशन वैल्यू और तीसरा होता है हमारे पास इमल्सिफिकेशन। ठीक है, आज हम तीनों को एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड वैल्यू के बारे में। एसिड वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज एसिड वैल्यू? एसिड वैल्यू क्या होता है? एसिड वैल्यू तो ये होता है कि अगर आपके पास 1 ग्राम ऑयल सैंपल है, ठीक है, अगर आपके पास 1 ग्राम ऑयल सैंपल है तो उस 1 ग्राम ऑयल सैंपल में कुछ फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उस 1 ग्राम ऑयल में जितने भी फैटी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने मिलीग्राम ऑफ KOH की जरूरत है, वही होता है हमारा एसिड वैल्यू। So what is acid value? It may be defined as the number of milligram of KOH required to neutralize the fatty acid present in 1 milligram of KOH. ठीक है, so हम acid value को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? Acid value may be defined as the number of milligram of potassium hydroxide, मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मिलीग्राम की आवश्यकता होगी हमको किस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑयल सैंपल है तो उसमें जितने फैटी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो एसिड वैल्यू और न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी हम इसे कहते हैं। एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, number of milligram of KOH required to neutralize करने के लिए चाहिए। ठीक है, number of milligram of KOH required to neutralize the free acid present in lubricating oil or 1 gram oil sample। ठीक है, मतलब कि अगर नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH, मतलब KOH के कितने मिलीग्राम की आवश्यकता है आपको किस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो जो फ्री एसिड फैटी एसिड जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो फ्री एसिड या फिर जो फैटी एसिड प्रेजेंट है किसी भी, अगर आपके पास 1 ग्राम ऑयल सैंपल है तो उस 1 ग्राम ऑयल सैंपल में जो भी फैटी एसिड प्रेजेंट है उस फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितने मिलीग्राम ऑफ KOH की आवश्यकता है, कितने मिलीग्राम ऑफ KOH की जरूरत है, इसी को आप कहते हैं एसिड वैल्यू। ठीक है, और एसिड वैल्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? लेस देन 0.1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए 0.1 से। मतलब कि अगर एसिड वैल्यू किसी की इंक्रीज है, अगर किसी की भी एसिड वैल्यू क्या हो रही है, अगर किसी की एसिड वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें स्लज फॉर्मेशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एसिड वैल्यू को क्या करें? एसिड वैल्यू को पहले पहचाने कि अगर हमारे पास ऑयल सैंपल है तो हमारे पास कितने क्या है फैटी एसिड प्रेजेंट है और इसको फैटी एसिड कितने प्रेजेंट है या फिर फ्री एसिड कितने प्रेजेंट है, इसके लिए हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम देखेंगे कि हम कितना मिलीग्राम ऑफ KOH यूज कर रहे हैं। हम जितना मिलीग्राम ऑफ KOH यूज कर रहे हैं उस हिसाब से हम पता कर पाएंगे कि हमारे पास जो ऑयल सैंपल है उसमें फैटी एसिड कितने प्रेजेंट है। बेसिकली हम इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। एसिड वैल्यू इज इक्वल टू, एसिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो एसिड वैल्यू इज इक्वल टू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ml n/10 KOH यूज्ड। ठीक है, मतलब हम KOH का कितना n/10 KOH का कितना ml यूज कर रहे हैं, हम KOH का n/10 KOH का कितना मिलीलीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से फिर हम रेट ऑफ वाइट टेकिंग, हम ऑयल को कितना ले रहे हैं, हमारे पास ऑयल सैंपल
कितना है, उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5.6 से, ठीक है। नंबर ऑफ एसिड वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ml ऑफ n/10 KOH यूज्ड, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे वेट ऑफ ऑयल टेकन, वेट ऑफ ऑयल टेकन इनटू 5.6। अब हम 5.6 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ये मन में सवाल उठ रहा होगा। ये 5.6 क्या प्रेजेंट करता है, तो 5.6 represents the amount of KOH in milligram present in n/10 KOH solution। मतलब अगर आपके पास n/10 KOH solution है तो उस n/10 KOH solution में कितना मिलीग्राम KOH प्रेजेंट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ KOH इन मिलीग्राम, KOH का अमाउंट जब हम मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बताते हैं कि n/10 KOH सॉल्यूशन में कितना मिलीग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आपके पास बता रहा हूं कि अगर जैसे KOH है ना, तो KOH का अगर आप मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे, KOH का अगर आप मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे तो KOH का कितना होता है 39, ठीक है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इस तरह से 56 ग्राम, ठीक है। अगर 1000 ml, अगर हमारे पास 1000 ml है, इसका अगर आपके पास 1000 ml है, इसका ऑफ 1 m KOH इक्वल टू 56 ग्राम, ठीक है। जैसे अगर आपके पास 56 ग्राम है, KOH कितना 56 ग्राम है, तो KOH का 56 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 मॉल के इक्वल होता है। मतलब 1000 ml में अगर हमारे पास 1 मॉल KOH है तो वो कितना है 56 ग्राम, ठीक है। हम क्योंकि किसमें बात कर रहे हैं, ml में, नंबर ऑफ ml ऑफ n/10 KOH यूज, मतलब कितना ml n/10 KOH का यूज कर रहे हैं। तो 1000 ml ऑफ 1 और नॉर्मल KOH बराबर क्या होता है 56 ग्राम। मतलब अगर आपके पास 56 ग्राम है तो आपके पास कितना नॉर्मल KOH है, 1 m KOH है, ठीक है। 56 ग्राम अगर 1000 ml में प्रेजेंट, 1000 ml में अगर 56 ग्राम KOH प्रेजेंट है, मतलब हमारे पास 1 m KOH प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपके पास n/10 है, मतलब n/10, अगर आपके पास n/10 KOH प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपके पास कितना KOH प्रेजेंट है, 5.6 ग्राम KOH प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, 5.6 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये 5.6 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ KOH इन मिलीग्राम, अमाउंट ऑफ KOH इन मिलीग्राम पर ml, ठीक है। 1 लीटर में कितना ml KOH यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एसिड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ ml ऑफ n/10 KOH यूज, मतलब n/10 KOH का हम कितना ml यूज कर रहे हैं और कितना हम वेट ऑयल सैंपल को ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 5.6 से। अब हम प्रोसीड्यूर की बात करते हैं कि आखिर हम कैसे निकालते हैं, इस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेना पड़ेगा, ठीक है। उस कॉनिकल फ्लास्क में आपको क्या करना है, 5 ग्राम ऑयल सैंपल लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, ये आपने ले लिया एक कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, 5 ग्राम लिया किसका, ऑयल सैंपल का, ठीक है। और इस 5 ग्राम के अलावा भी आपको क्या करना पड़ता है, 50 ml लेना पड़ेगा किसका, इथेनॉल का या फिर अल्कोहल का। 50 ml लेना है आपको किसका, अल्कोहल का, ठीक है। आपने क्या किया, 5 ग्राम ऑयल सैंपल लिया और आपने क्या किया, 50 ml लिया किसका, अल्कोहल का, 50 ml ऑफ न्यूट्रल अल्कोहल। अब आप क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे फ्लास्क पे, आप इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे 30 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप इसे क्या करने जा रहे हैं, अब आप इसे हीट करने जा रहे हैं। इसे आपने क्या किया, हीट कर दिया, किसी सिलेंडर में क्या कर दिया, इसे आपने हीट कर दिया, गर्म कर दिया। तो जब आप इसे हीट करेंगे 30 मिनट के लिए, ठीक है,
उसके बाद से फिर आप क्या करेंगे, इसे आप कूल होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, ठीक है, जब ये क्या करेगा, जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब आप इसमें क्या करेंगे, फिनोल्फ्थेलिन मिलाएंगे। क्या करेंगे, फिनोल्फ्थेलिन मिलाएंगे। फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थेलिन आप क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थेलिन, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। तो अब आप जब आप इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थेलिन मिला देंगे तब आप क्या करेंगे, इसे KOH के साथ क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। KOH के साथ क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, 5 ग्राम ऑयल सैंपल लिया, उसमें 50 ml अल्कोहल भी मिलाया। उसके बाद आपने क्या किया, सॉरी इट्स नॉट, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया है कि 5 ग्राम की जगह 5 ml आप ऑयल यूज करते हैं, आपने 5 ml लिया है। उसके बाद आपने 50 ml अल्कोहल लिया, उसके बाद उसे आपने हीट किया 30 मिनट के लिए। उसके बाद आपने क्या किया, फ्यू ड्रॉप ऑफ उसमें आपने फिनोल्फ्थेलिन ऐड किया, जिससे उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और अब आप क्या करेंगे कि इसे N/10 KOH के साथ टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। मतलब ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है और आप क्या करेंगे, ब्यूरेट से क्या करेंगे, ब्यूरेट में आपका KOH फिल होगा, ठीक है। जैसे ये है आपका ब्यूरेट, इसमें क्या है, KOH भरा हुआ है, N/10 KOH फिल है। अब क्या होगा, फिर ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्या होगा, आप इससे KOH को क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज ड्रॉप N/10 KOH को इसमें गिराएंगे, ठीक है। तो ये पिंक कलर का है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका पिंक कलर डिसअपियर होगा, इसका पिंक कलर डिसअपियर होगा। तो जितना ml ऑफ KOH हमारा यूज हुआ, एसिड वैल्यू के लिए क्या होगा कि कितना ml हमारा KOH यूज हुआ है, ठीक है, और कितना हमने ऑयल सैंपल लिया था और उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5.6 से, तो हमारा एसिड वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, एसिड वैल्यू मतलब हमारा निकल जाएगा इस तरह से पूरे प्रोसेस से। तो एसिड वैल्यू क्या होता है, एसिड वैल्यू है कि मतलब हम कितना ml KOH का यूज कर रहे हैं। हमारे पास अगर फ्री कोई भी एसिड है तो उस एसिड में अगर आप कोई ऑयल सैंपल ले रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऑयल सैंपल है तो उस ऑयल सैंपल में कितना फ्री एसिड है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कितना ml N/10 KOH का यूज कर रहे हैं, वही हो गया आपका एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू का फॉर्मूला आपने लिखा है अभी क्या कि नंबर ऑफ ml ऑफ N/10 KOH यूज्ड, मतलब आप कितना N/10 KOH का यूज कर रहे हैं डिवाइडेड बाय आपने कितना सैंपल लिया है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.6 से। 5.6 से क्यों, क्योंकि अगर आपके पास 1 नॉर्मल KOH है तो मतलब उसका वेट हो गया 56 ग्राम, ठीक है। 1 नॉर्मल अगर 56 ग्राम है मतलब आप 1000 ml, अगर उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल KOH है, ठीक है, अगर आपके पास 1000 ml है 1 नॉर्मल KOH का, ठीक है, तो उसका वजन कितना है 56 ग्राम। मतलब अगर आपके पास 56 ग्राम है तो आपके पास 1000 ml है किसका, 1 नॉर्मल KOH का, ठीक है। तो अगर आपके पास N/10 KOH है, 1000 ml है किसका, N/10 KOH का, तो आपके पास कितना ग्राम है, 5.6 ग्राम है। तो हमने इसका यूज किया है फॉर्मूला में N/10 KOH का, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। आप 5 ग्राम सबसे पहले स्टेप में आप ऑयल लेंगे 5 ml, उसके बाद फिर उसमें 50 ml अल्कोहल मिलाएंगे, उसके बाद आप इसे हीट करेंगे 30 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, सॉरी 5 ml 5 ग्राम ऑफ ऑयल लेंगे, 5 ml 5 ग्राम ऑफ ऑयल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसे 30 मिनट के लिए हीट करेंगे, उसके बाद उसे आप ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे, फिनोल्फ्थेलिन के कुछ गुण मिलाएंगे, तो जिससे उसका कलर क्या होगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसमें N/10 KOH के साथ टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करने का मतलब पिंक कलर को डिसअपियर होने के लिए हमने कितना ml ऑफ KOH यूज किया। हम जितना ml ऑफ KOH यूज करेंगे उससे हमें उसकी एसिड वैल्यू क्या होगी पता चलती जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एसिड वैल्यू। अब हम बात करते हैं सैलिनिफिकेशन वैल्यू। ये सैलिनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं, सैलिनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। सैलिनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू सोप, ठीक है। आपके पास जो है, अगर आपके पास सैलिनिफिकेशन मतलब क्या होता है, सैलिनिफिकेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू सोप। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वेजिटेबल ऑयल से हम क्या करते
सोप को कन्वर्ट करते हैं। सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है? सैपोनिफिकेशन वैल्यू, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैपोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है। इस सैपोनिफिकेशन टर्म का क्या मतलब है? तो इस सैपोनिफिकेशन टर्म का मतलब होता है कि हम ऑयल को क्या करते हैं, सोप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है? तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू होता है हमारा, सैपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml of वॉल्यूम इन ml of n/2 KOH कंज्यूम्ड, ठीक है, n/2 KOH कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑयल सैंपल और वेट ऑफ ऑयल टेकन इन ग्राम। देखिए जिस तरह से हमने एसी वैल्यू जब हमने n/10 लिया था तो हमने क्या किया था, 1 n = 56, तो n/10 मतलब 5.6, ठीक है। यहाँ पर n/2 KOH यूज कर रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 मतलब 1 n = 58 है तो n/2 का मतलब कितना हो गया, n/2 का मतलब हो गया आपका 28, ठीक है, सॉरी 1 n अगर 56 है तो n/2 क्या हो गया 28, ठीक है। तो सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है कि नंबर ऑफ, सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू प्यूरिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल। जैसे कि अगर आपके पास 1 ग्राम ऑयल है, आपके पास क्या है 1 ग्राम ऑयल सैंपल है, अब इस ऑयल सैंपल को अगर आपको सोप में कन्वर्ट करना है, इस ऑयल सैंपल को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सोप में कन्वर्ट करना है, तो इस ऑयल को सोप में कन्वर्ट करने के लिए आप कितना KOH, कितना मिलीग्राम ऑफ KOH यूज कर रहे हैं, यही होता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास 1 ग्राम ऑयल सैंपल है, वेजिटेबल ऑयल सैंपल, और उस ऑयल सैंपल को अगर आप सोप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कितना ml ऑफ n/2 KOH कंज्यूम कर रहे हैं, कितना ml ऑफ n/2 KOH यूज कर रहे हैं, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, इसी चीज को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, उसको आप KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, यही हो गया आपका क्या, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, सैपोनिफिकेशन वैल्यू के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, कभी भी हम मिनरल ऑयल यूज नहीं करते हैं, मिनरल ऑयल नॉट यूज्ड, मिनरल ऑयल जो होते हैं वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वो यूज नहीं करते, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, तो इसका यूज हम सोप बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सोप है, ये जो सैपोनिफिकेशन की जो वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट ऑयल के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट ऑयल के लिए क्या होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है। बेसिकली सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है कि कितना ml ऑफ KOH हम n/2 KOH यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ ऑयल सैंपल है तो उस 1 ग्राम ऑफ ऑयल सैंपल को सैपोनिफाई करने के लिए, सोप में कन्वर्ट करने के लिए कितना मिलीग्राम ऑफ KOH यूज कर रहे हैं, यही होता है हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और टर्म के बारे में जिसका भी नाम है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, हम इस बात को समझते हैं, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे देखिए आपने पढ़ा होगा कि कुछ लुब्रिकेंट ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ऑयल जनरली वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन क्या है, ठीक है। जनरली जो लुब्रिकेंट ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑयल होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब ऑयल वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, जब ऑयल वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब ऑयल वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं
तो ऑयल और वाटर दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ लुब्रिकेंट ऑयल जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बहुत सारे लुब्रिकेंट ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब वाटर के साथ वो क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो जब लुब्रिकेंट ऑयल हमारे कुछ लुब्रिकेंट ऑयल वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो उसके साथ एक लेयर फॉर्म करते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो जो लेयर होते हैं उसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और ये जो इमल्सिफिकेशन जो होता है ये एक अच्छी बात नहीं होती है लुब्रिकेंट ऑयल के लिए। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेंट ऑयल का काम क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। लुब्रिकेंट ऑयल क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, लेकिन जब वो क्या करता है, वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, इमल्सन बनाता है। तो ये जो इमल्सन बनाता है तो इसकी ये टेंडेंसी होती है कि डस्ट और ग्रट को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। ये क्या करता है इमल्सन, ये जो होता है इमल्सन, ये क्या करता है कि जो भी एटमॉस्फेयर में डस्ट है या फिर जो भी एटमॉस्फेयर में गर्ट है वो उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब ये उसके साथ अट्रैक्ट होता है तो वो मशीन पार्ट के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन को और बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए ये जो इमल्सिफिकेशन जो होती है, ये जो हमारे पास इमल्सन होता है ये हमारे पास अनडिजायरेबल होता है, ये इसकी हमें इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये क्या करता है, ये लुब्रिकेशन के प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। ये स्टिक हो जाता है सरफेस के साथ, अगर ये स्टिक हो जाएगा मशीन पार्ट के साथ तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को बढ़ाएगा। फ्रिक्शन को बढ़ाने से हमें ये पता है कि मशीन इजीली क्राउड हो जाएगा, ठीक है। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। जनरली oil does not mix with water. Generally oil does not mix with water, but certain oil mix with water. लेकिन कुछ ऑयल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। But certain oil mix with water and form a new product. ठीक है, वो वाटर के साथ मिल जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसी चीज को क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। और ये जो इमल्सिफिकेशन होती है वो हमारे लिए क्या होती है, वो हमारे लिए अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं? क्योंकि इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि ये डस्ट या गर्ट के साथ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अगर ये डस्ट या गर्ट के साथ अटैच हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो वो फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करेंगे, वो मशीन को करोड करने का काम करेंगे। सो ए गुड lubricant must not have such type of property, emulsification property. A good lubricant must not have, or we can say that must not form emulsion. एक अच्छा लुब्रिकेंट क्या होगा, तो एक अच्छा लुब्रिकेंट वही होगा जो इमल्सन को फॉर्म नहीं करेगा। अगर वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, मतलब वो एक अच्छा लुब्रिकेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। उस टर्म के हिसाब से हम बताते हैं कि कौन सा लुब्रिकेंट अच्छा है या कौन सा लुब्रिकेंट अच्छा नहीं है। उस टर्म के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं स्टील इमल्सन नंबर। स्टील इमल्सन नंबर क्या होता है, इस बात को समझते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने कॉनिकल ग्लास लिया है या फिर आपने बीकर लिया है, उसमें क्या किया है, आपने ऑयल और वाटर दोनों को मिक्स किया है, ठीक है। तो दोनों का क्या हुआ, एक दोनों आपस में मिक्स किया तो दोनों का क्या हुआ, एक लेयर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो हम ये जान रहे हैं कि अब अगर वो दो मिक्सिबल है तो दोनों का लेयर फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों मिक्स हो रहे हैं, जैसे कुछ लुब्रिकेंट ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, तो हमारा ये ड्यूटी है कि हम क्या करें कि जो भी ऑयल वाटर के साथ मिक्स हुआ है तो हम क्या करें, दोनों को अलग करें, दोनों को क्या करें,
अलग करें। तो वैसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑयल और वाटर को क्या करते हैं, मिक्स डिफरेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं डिफरेंट ऑयल लेयर, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपने क्या किया है किसी लुब्रिकेंट ऑयल को वाटर में मिलाया है, ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो हम दोनों को सेपरेट करते हैं। तो जब हम दोनों को सेपरेट करते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस चीज में हमारा जो समय लगता है वो किसमें लगता है, सेकंड में लगता है। तो टाइम इन सेकंड इन विच ऑयल एंड वाटर सेपरेट आउट इन डिस्टिंक्ट लेयर कॉल्ड स्टीम इमल्सन नंबर। स्टीम इमल्सन नंबर क्या होता है कि वाटर और ऑयल को सेपरेट करने के लिए जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, वो समय किसमें होता है, सेकंड में। उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीम इमल्सन नंबर। जो अच्छा लुब्रिकेंट होगा उसके लिए नंबर क्या होगा, कम होगा, लो होगा, और जो खराब लुब्रिकेंट होगा उसके लिए स्टीम इमल्सन नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ट्रांसफर ऑयल। किसी लुब्रिकेंट ऑयल के अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उस ट्रांसफार्मर के लिए अगर आप किसी लुब्रिकेंट ऑयल का यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम इस बारे में अब हम बात करते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज रिजल्टिंग इन मिनिमम पावर लॉस। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो ये कि उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करती है कि इस डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करती है कि पावर को लॉस से बचाने का काम करती है। जितनी अच्छी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी रहेगी उतनी ही अच्छी हम पावर लॉस को कम कर पाएंगे। दूसरी क्या है, हाई फ्लैश पॉइंट एंड थर्मल स्टेबिलिटी हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इवेपोरेशन लॉस। दूसरी क्या है कि लुब्रिकेंट ट्रांसफार्मर ऑयल की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी फ्लैश पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। फ्लैश पॉइंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लैश पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि वो इवेपोरेट ना करे और इवेपोरेशन से लॉस ना हो उसकी, ठीक है। इसलिए ये कि वो क्या होनी चाहिए, एक कूलेंट मीडियम की तरह काम करना चाहिए। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वो जो ऑयल जो होता है वो क्या करता है, लिक्विड इंसुलेशन की तरह काम करता है। लिक्विड इंसुलेशन की तरह काम करके वो क्या करता है कि जो भी वायर है उसको क्या करता है, बचाने का काम करता है। किससे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। और जो भी ट्रांसफार्मर वायर में जो भी बाइंडिंग होते हैं वायर के बीच में, वो लुब्रिकेंट क्या करता है कि उसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट नहीं करने देता है और उसे बचाने का काम करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफार्मर ऑयल की, वो ट्रांसफार्मर ऑयल कैसा होना चाहिए और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से लुब्रिकेंट चैप्टर में क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।